सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी खबरों का ये शो तैयार है बिल्कुल। और आज शो पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। लेकिन आज वो वॉइस कॉल पर होंगे। आज अंशुमान जी को आप देख नहीं पाएंगे लेकिन सुन पाएंगे। नेट का कुछ इशू है, टेक्निकल एरर है, इस वजह से उनकी आवाज़ हम तक पहुँच पाएगी, वो हमको नहीं देख पाएंगे। शुरू करते हैं शो अपना। सबसे पहले आपको बताते हैं आज बड़ी खबरें कौन सी हैं। ऑन द शो देखिए आप। चावल के निर्यात पर दुविधा में सरकार, क्या करें? निर्यात अगर बढ़ाना है तो जो न्यूनतम मूल्य है उसको घटाएं, ना घटाएं। घटाते हैं तो निर्यात बढ़ता है, बाजार में भी रेट बढ़ सकते हैं। क्या कुछ किया जाए, इस पर दुविधा है सरकार के बीच, ये जानेंगे। गैर कानूनी लोन ऐप पर और सख्ती, नई सख्तियां की जा रही हैं सरकार की ओर से। क्या कुछ नई सख्तियां, ये जानेंगे। स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों को मिलेगा सस्ता बीमा। जी हां, अगर आपकी कार अच्छे स्टार रेटिंग की है तो उसको बीमा सस्ता मिलेगा। क्या खबर है, ये समझेंगे। क्यों घटा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल? अभी तो त्योहार है, त्योहार चल रहे हैं लगातार, और ये खबर आई है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घट रहा है। क्यों ऐसा हुआ, ये जानेंगे। क्या खत्म हो रहा छोटी कारों का बाजार? ये बड़ी खबर है। भारत का बाजार दरअसल जाना जाता था छोटी कारों के लिए। छोटी कार ही भारत का बड़ा बाजार थे, लेकिन क्या ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ऐसे कुछ आंकड़े आए हैं। क्या आंकड़े हैं, विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। क्रूड ऑयल पर क्यों विफल रही भारत की नीति? भारत लगातार ये चाहता है कि कच्चे तेल पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही है। क्यों नीतियां विफल हो रही हैं, ये जानेंगे, समझेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। खबरें कुछ और भी हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। हर खबर का विश्लेषण करेंगे हम आपके साथ। शुरुआत दलहन की एक खबर के साथ। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव की वजह से दलहन आयातकों ने कनाडा से मसूर का आयात सीमित कर दिया है। दलहन आयातकों को शक है कि अगर राजनयिक तनाव बढ़ा तो दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के व्यापार पर टैक्स लगाने की शुरुआत हो सकती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? दलहन आयातकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सावधानी के तौर पर आयातकों ने कनाडा से दलहन आयात सीमित कर दिया है। देश में जितनी मसूर आती है, मसूर की दाल जितनी आयात होती है, उसका आधा हिस्सा केवल कनाडा से आता है। 22-23 का आंकड़ा देखिए। 22-23 में देश में 8.58 लाख टन मसूर का इंपोर्ट हुआ था, जिसमें से 4.85 लाख टन मसूर का आयात केवल कनाडा से हुआ था। सर, ये भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्ते भी क्या महंगाई का एक कारण बन सकते हैं? भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों हमने देखा कि कनाडा की तरफ से भी कुछ ऐसी कार्रवाई की गई जिसमें भारतीय राजनयिकों को लेकर निर्णय किया गया है। मुसीबत यह है कि भारत के दाल निर्यात की एक बड़ी निर्भरता कनाडा पर है, और भारत ने जब हाल फिलहाल में दाल की कमी देखी थी तो कनाडा को एक बड़ा स्रोत बनाया था। लेकिन अब कनाडा से आने वाली दाल की कमी के बाद तात्कालिक तौर पर बाजार में या सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा या विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो इसकी आपूर्ति पर ला सके। क्योंकि तंजानिया से जहां से दाल आयात हो रही है, वहां से भी दाल के निर्यातक भारतीय बाजार में बढ़ते हुए दाम को देखकर अपने फैसले भी बदल रहे हैं, अपनी आपूर्ति भी रोक रहे हैं। और दालें इस साल का सबसे कमजोर कड़ी है भारत के खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि खरीफ की फसलों में भी दालों की बुवाई कम हुई है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दालों के आयात की संभावनाएं थोड़ी सीमित हो रही है। अगली बात चावल की। बासमती के निर्यात पर लगी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को सरकार कुछ ढीला कर सकती है। सरकार बासमती निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य में कमी कर सकती है, ऐसी खबर आई है। फिलहाल $1200 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय है। सरकार इसे घटाकर $950 कर सकती है। सर, न्यूनतम निर्यात के मूल्य पर सरकार अपने ही फैसले से पीछे हटती नजर आ रही है। दुविधा यह है कि भारतीय निर्यातक बाजार बराबर गंवा रहे हैं और कृषि निर्यातों की स्थिति इस साल और भी ज्यादा खराब है। अब निर्यातकों को अगर बाजार नहीं मिलेगा तो उन्होंने मंडियों से बासमती की खरीद बंद कर दी है। भारत का अधिकांश बासमती उत्पादन निर्यात के मकसद से होता है, तो किसानों की फसल की चुनौती है, पर सरकार को एक तरफ महंगाई का मोर्चा भी देखना। इस दुविधा के बीच निर्यातकों का इस बात पर दबाव है कि सरकार जो बैरियर लगा रखे हैं, उसने निर्यात पर जो बाधाएं लगा रखी हैं, उनको हटा लिया जाए। अलबत्ता फिर वही बात है कि जैसे ही ये बात शुरू होगी, ये बाजार में दाल में चावल की कीमतें बढ़ना शुरू होंगी। संभावना इस बात की है कि शायद थोड़ी बहुत रियायत सरकार निर्यातकों को जरूर देगी, ताकि बाजार ना गंवाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस बाजार में बढ़त ले रहा है।
सिम कार्ड बेचने वालों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन के नियम को सरकार ने 2 महीने के लिए टाल दिया है। अब ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। पहले नियमों को लागू करने की सीमा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थी, जिसे दूरसंचार विभाग ने मान लिया। नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड बेचने वालों का केवाईसी और पंजीकरण कराना जरूरी है। सर, क्या है नए नियम और दिक्कत क्यों हो रही है लागू करने में? सरकार ने बल्क में सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव किया था और ये नियम इस तरीके के थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बहुत सारे सिम कार्ड टेली मार्केटिंग कंपनियां खरीद रही हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है और हम लगातार उस तरीके की टेली मार्केटिंग कॉल से परेशान है पूरे देश के लोग, क्योंकि वो प्राइवेट नंबर से आ रहे थे। इसलिए ये बल्क में खरीदे गए सिम कार्ड, कॉर्पोरेट्स को दिए जाने वाले सिम कार्ड्स को लेकर नए नियम बनाए गए थे। कहा गया था कि निर्धारित अवधि के बाद फिर इन सिम कार्ड्स की बिक्री बंद हो जाएगी। व्यवहारिक रूप से इनकी परीक्षण, इनकी केवाईसी में दिक्कतें आ रही हैं और इसलिए शायद इस समय सीमा में ढील देने की बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन की टैक्स ऑब्जर्वेटरी संस्था ने दुनिया भर में टैक्स चोरी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि अरबपतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। इससे क्या होगा कि 3000 लोगों पर टैक्स लगाकर ही करीब $250 बिलियन जुटाए जा सकेंगे और ये टैक्स केवल उनकी संपत्तियों के 2% के बराबर हिस्से पर लगेगा। सर, क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट को कैसे समझा जाए? यूरोपियन यूनियन की तरफ से शुभम लगातार इस बात की कोशिशें हैं कि दुनिया में वेल्थ पर, रिचेस पर टैक्स लगाया जाए, पर ये प्रयास बहुत सफल नहीं होते, क्योंकि जैसे अभी हाल में एमएनसीज के ऊपर 15% का टैक्स लगाने की बात आई थी। 2012 में इसको शुरू कर दिया गया था। 140 देशों ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था, लेकिन अभी कोई तरीका नहीं हुआ। अभी एक और बातचीत चल रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कंपनियों पर जो पूरी दुनिया में काम करती है उन पर टैक्स लगाया जाए। ये बात सही है कि बिलियनर्स पर और सुपर रिचेस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के टैक्स नियमों का और टैक्स हेवेंस का, टैक्स जुरिडिक्शंस का फायदा लेते हैं। लेकिन अंततः यूरोप से ही और अमेरिका से इस पर सहमति नहीं बनती है। ये जो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट आई है, ये बता रही है कि 2% के आसपास के टैक्स से दुनिया को बेहतर रेवेन्यू मिल सकता है, पर दुनिया भर के देश इस पर सहमत नहीं है। एमएनसीज पे भी ग्लोबल टैक्सेशन की बात वहीं की वहीं है। ओईसीडी का प्रस्ताव अभी भी नतीजे के तौर पे सामने नहीं आया है। कोरोना के बाद भारतीय परिवारों में फिक्स एसेट्स में निवेश का ट्रेंड बढ़ा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग में निवेश बढ़ा है, साथ में गाड़ियों की खरीद का भी ट्रेंड बढ़ा है, जिस वजह से निजी खपत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय परिवार भविष्य की कमाई को लेकर आशावान है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में एनरॉक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान घरों की बिक्री 36% से ज़्यादा बढ़ी है और कीमत के लिहाज से देखें तो बिक्री में 47% से ज़्यादा का उछाल आया है। सर, फिक्स्ड एसेट्स पर इतना आकर्षण क्यों? ये अधिकतम बिक्री जो हमें दिख रही है वो दरअसल वही जो हाई बजट और महंगे घरों की बिक्री है उसके तौर पर दिखा। कुछ थोड़ी सी पेंट अप डिमांड भी दिखाई दी। इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे कि अगर आप सेविंग्स के नजरिए से देखें तो भारत में हाउसिंग लोन की डिमांड और मकानों की परचेज हाल फिलहाल में बढ़ी है, और वो भी खासतौर पर महंगे 1 करोड़ और 75 लाख रुपए से ऊपर के मकानों के। छोटे और सस्ते मकानों की बिक्री नहीं है। ये तो ताजे ट्रेंड के जरिए हम समझ सकते हैं, पर फिक्स्ड एसेट्स को लेकर या जमीन को लेकर या मकान को लेकर अभी भी लोगों का भारत में आग्रह उपलब्ध है। और ताजे आंकड़े जो आए थे, जिन पर हमने पिछले कार्यक्रमों में चर्चा भी की थी, कि भारत में अभी भी बहुत छोटा सा हिस्सा फाइनेंशियल सेविंग्स का वित्तीय बाजारों में, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जाता है। जमीन में या तो ज्यादा पैसा लॉक्ड है या फिर गोल्ड और बाकी जगह निवेश होता है। हालांकि भारत में लैंड का और जमीन का बाजार अब उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, उतने अच्छे रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वित्तीय साक्षरता की कमी है, लोगों को नहीं पता है बाजार में निवेश के लिए, इसलिए बड़ा पैसा अभी भारत में फिक्स्ड एसेट्स में दिख रहा है। पर जो ताजी बढ़ोतरी है वो तो मकानों की खरीद को लेकर आई, और वो भी ज्यादातर महंगे मकानों की खरीद हमें दिखाई दी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। देश में गाड़ियों की बिक्री को लेकर भले नए रिकॉर्ड बन रहे हो, लेकिन छोटी कारों की बिक्री लगातार गिर रही है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान छोटी कारों की बिक्री में 41% की भारी गिरावट आई है। इस दौरान सिर्फ 78,170 छोटी कारें बिकी, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,32,000 कारें बिकी थीं। मारुति ऑल्टो, एक्सप्रेसो और रेनो क्विड जैसी गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं। सर, ये छोटी कारों का जो बाजार है ये लगातार खत्म क्यों हो रहा है? ये बात हम लोग पिछले 1 साल से लगातार शुभम अलग अलग कार्यक्रमों में बता रहे हैं, और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में
बड़ा चौंकाने वाला शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारतीय बाजार को प्राइमरीली प्रारंभिक रूप से छोटी कारों के बाजार के तौर पर माना गया था, और माना गया था कि भारत में जो एस्पायरिंग कस्टमर है, जो एस्पायरिंग बायर है, जो जो अपनी जिंदगी बेहतर करने की उम्मीद कर रहा है, वो बाइक से छोटी कारों की तरफ जाएगा। लेकिन छोटी कारों का पूरा बाजार कोविड के दौरान अस्त व्यस्त हो गया और बिगड़ गया। तीन बड़े फैक्टर रहे। एक तो जिन लोगों को छोटी कार खरीदना चाहिए था उनकी इनकम नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी इनकम में कमी आ गई। दूसरी बड़ा फैक्टर हुआ कि छोटी कारें सस्ती नहीं रही, उनमें कीमतों में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई। और तीसरी बात यह कि सबसे बड़ा आकर्षण था वो छोटी कारों में लोन को लेकर था। ब्याज दरें लगातार ऑटो लोन पर बढ़ते बढ़ते दहाई के अंकों से ऊपर निकल गई, और इन तीनों चीजों ने भारत की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो बेस थी, जो बुनियाद थी, अगर हम पिरामिड की शक्ल में देखें तो जो नीचे का पिरामिड था उसका हिस्सा ही अस्त व्यस्त और उड़ा दिया। अब जबकि त्योहारों का सीजन लंबे समय के बाद आया, हमने 2 साल की मंदी और रिकवरी और पेंट अप डिमांड देखी, तो ये बड़ी परीक्षा थी कि इस दौरान क्या लोग छोटी कारें खरीदने की हिम्मत जुटा रहे हैं। यानी भारत का वो मध्य वर्ग जिसे एक कार देने का सपना भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां लंबे समय से दिखाती थी, क्या वो वापस लौट रहा है? और यहां से खबर काफी निराशाजनक है, और ऐसा लगता है जैसे छोटी कारों का बाजार अब सिकुड़कर खत्म हो रहा है। भारत में मझोली और एसयूवी लेवल की कारों के ग्राहक ही बचे हैं। ये हार्डकोर स्पष्ट रूप से के शेप रिकवरी के स्थापित होने का मानक है। और सर, इससे अगर आप देखें तो उद्योग पर इसका क्या असर होगा? जब बड़ा बाजार ऐसा हो जाएगा तो उद्योग किस तरीके से बदलता दिखेगा? अब इसके बाद भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। मारुति जैसी कंपनियां, हुंडई जैसी कंपनियां, यानी कि भारत में आने वाली सारी जो लगभग बड़ी कंपनियां अपनी छोटी कारें जरूर बनाती थी। कुछ कंपनियां तो छोटी कारों के बाजार की बड़ी दिग्गज थी, और भी जो बड़ी कंपनियां आ रही थी वो भी कोशिश करती थी कि छोटे और मझोले ग्राहकों के लिए किसी तरह से कारें निकाली जाए। लेकिन अब एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार में उत्पादन क्षमताओं का धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा, और ये जो ग्राहक हैं जिनकी संख्या सीमित है और जिन जो महंगी कारें खरीदते हैं उनकी तरफ फोकस हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि इन कारों का टर्न अराउंड या सेल वॉल्यूम बहुत कम होगा, क्योंकि महंगी कारें लोग जल्दी बदलते नहीं है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख रुपए से ऊपर की कारों को लोग लंबे समय तक रखते हैं, तो उनके सेल्स का नेटवर्क भी उतना बड़ा नहीं चाहिए होगा। यानी जो डीलरशिप है वो भी सिकुड़ेंगी, क्योंकि बड़ी डीलरशिप भारत के छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच गई थी छोटी कारें लेकर। हर व्यक्ति के पास एक कार का सपना होता था, तो ये दूसरा बड़ा बदलाव होगा। और तीसरा, जो भारत का पूरा ऑटो कंपोनेंट उद्योग है जिसे छोटी कारों को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया था, वो भी अब धीमे धीमे अपने पूरे कामकाज में बदलाव करेगा। ये बड़ा ट्रांजिशनल शिफ्ट है, इसको आप बहुत बड़ा बदलाव मान सकते हैं शुभम, जो भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को कभी चाहिए नहीं था, पर लेकिन अब आ गया है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। एक और जानकारी ये कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी बीएन कैप के तहत केंद्र सरकार ज़्यादा सुरक्षित गाड़ियों को सस्ता बीमा देने पर विचार कर रही है। बीएन कैप के तहत वाहनों को क्रैश टेस्ट के जरिए सुरक्षा रेटिंग दी जाती है, और जिनको इस परीक्षण में अच्छी रेटिंग मिलेगी उनसे कम प्रीमियम वसूला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ भारत में कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। पिछले साल आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता 86.5% हुआ करती थी, जो इस साल बढ़कर 87.8% हो गई है। सर, तेल आयात पर लगातार जो ये निर्भरता बढ़ रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? भारत का अपना तेल उद्योग, भारत की अपनी सरकारी तेल कंपनियां शुभम इसकी सबसे बड़ी खलनायक हैं। आपको याद होगा 2020-21 में सरकार ने तो ये लक्ष्य रखा था कि भारत में तेल आयात पर निर्भरता को 80% से घटा के 65-70% पर लाया जाएगा। लेकिन 2020 के बाद से ही भारत में सबसे तेजी से तेल आयात पर निर्भरता बढ़ती चलेगी, क्योंकि भारत का घरेलू उत्पादन लगातार गिर रहा है, और भारत की तेल कंपनियां ना तो नए तेल क्षेत्र खोज पा रही है, ना उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही। जबकि अगर आप भारत की तेल कंपनियों के संसाधनों की, रिसोर्सेज की, रिजर्व्स की स्थिति देखें तो उनके पास विशाल रिजर्व्स हैं, और इसलिए अब स्थिति यह है कि तेल की इस महंगाई के बीच में भारत की आयातित तेल पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, जिसमें विदेशी कंपनियों और देशी कंपनियों को बुलाकर तेल में उद्योग में निवेश के लिए कहा गया था, वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि उससे भी कोई बहुत बड़ा उत्पादन भारत में तेल का नहीं शुरू हुआ। और इसलिए अब ये निर्भरता थोड़ी, भारत के तेल की निर्भरता थोड़ी जोखिम भरे स्तर तक पहुंच रही है। सर, ये निर्भरता ऐसे समय में बढ़ रही है जब कीमतों में नया उबाल आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
और यही बात भी ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि चूंकि अब भारत, पूरी दुनिया ये मान रही है कि कच्चे तेल की कीमतों का न्यू नॉर्मल $80 से $90 के बीच होगा। ओपेक देश अब इस बात पर बिल्कुल मुतमईन और संकल्पबद्ध है कि कच्चे तेल की कीमतों को $80 से नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। और भारत में कच्चे तेल की निर्भरता और घरेलू उत्पादन की स्थिति बेहद बुरी है। तो ये बड़ा जोखिम है, और इस जोखिम में अगर आप भारतीय रुपए में लंबी कमजोरी की संभावनाओं को भी जांच लें, क्योंकि भारतीय रुपए में ऐसा तो होना नहीं कि रुपया 83 से 60 पर 65 पर पहुंच जाएगा, रुपया तो 83 84 और इससे नीचे और कमजोर होता जाएगा। यहां भारत की तेल की ऊर्जा सुरक्षा में ये बड़ी दरार है। और फिलहाल अभी सरकार की तरफ से या तेल कंपनियों की तरफ से कोई बहुत बड़ी चिंता भी इसको लेकर नहीं दिखती है कि तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया कैसे जाए। बातें तो बहुत हैं, लेकिन बड़े निवेश, बड़ी खोजें, बड़ी नई तैयारियां नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन नई लाइसेंसिंग एक्सपोर्टिंग पॉलिसी का एक और चरण आने वाला है, इसकी चर्चाएं चल रही है। सितंबर के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च में कुछ कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड का खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो अगस्त के दौरान 1.48 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। ये पिछले महीने के मुकाबले 4.2% कम हुआ है। सितंबर के दौरान इंडसइंड बैंक को छोड़कर बाकी अधिकतर बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के खर्च में गिरावट दिखाई है। सर, अचानक ये खर्च घटने लगा त्योहारी सीजन में भी, ऐसा क्यों? हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। अगस्त तक भारत में ही खबरें आ रही थी कि क्रेडिट कार्ड से खरीद बढ़ रही है, लगातार लोग क्रेडिट कार्ड खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी चीजें हैं। एक बात जो हम लगातार अपने कार्यक्रमों में बताते चले आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने शायद बैंकों को इस बात के लिए ज्यादा दबाव बनाया कि क्रेडिट कार्ड के अनसिक्योर्ड क्रेडिट को हतोत्साहित किया जाए, तो उसका भी असर दिख रहा है। लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बैंक भी शायद अब इस क्रेडिट कार्ड खरीद से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी एक बड़ा असर है। और धीमे धीमे जब क्रेडिट कार्ड से पुरानी खरीद के बिल लोगों के सामने आने लगे हैं, तो उन्हें इस बात का दबाव महसूस हो रहा है। लेकिन त्योहारी सीजन में ये एक किस्म का एंटी क्लाइमेक्स है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। पर इस मौसम में इसमें तेज गिरावट आई है, और ये भी ब्याज दरें बढ़ने की वजह से। गैरकानूनी लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा है कि लोन ऐप से जुड़े केवाईसी नियमों को सख्त बनाएं, ताकि नियमों का पालन नहीं करने वाले लोन ऐप्स को आसानी से पकड़ा जा सके, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि रिजर्व बैंक अगर केवाईसी नियमों को सख्त बनाता है तो इस कदम से कानूनी तौर पर वैध लोन ऐप भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे। सर, किस तरीके के ऐप्स को ये टारगेट किया जा सकता है? ये पुरानी लड़ाई है जो भारत में सरकार को पता है कि बहुत सारे लोन ऐप्स के पीछे चीन की कंपनियां भी हैं, चीन की तकनीकी कंपनियां भी हैं। और अभी तक हम पिछले एक साल से लगातार इसको करीब से देख रहे हैं। सरकार के पास नियमों में बहुत स्पष्टता नहीं है लोन ऐप को लेकर कि लोन ऐप कैसे चलाए जाएं, इनकी एडवाइजरी कैसे हो। ये लोन ऐप जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डाउनलोड कराए जाते हैं, चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर हो, उस पर भी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए शायद इस बात की तैयारी की जा रही है कि इसके लिए केवाईसी का प्रोसेस पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए और बनाया जाए। लेकिन फिर भी ये लोन ऐप अगर उपलब्ध हैं बाजार में और ये डाउनलोड हो रहे हैं, तो इन्हें रोकना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। सरकारी बैंक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए सभी बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट एक जगह जारी हो, ताकि कर्ज लेने वालों की आसानी से पहचान हो सके और हर बैंक के पास उनकी जानकारी उपलब्ध हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन पोर्टल होगा। अगले 20 से 30 वर्षों के दौरान भारतीय घरों में लगने वाले एयर कंडीशंस के लिए बिजली की मांग मौजूदा स्तर से करीब 9 गुना बढ़ सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में डोमेस्टिक एयर कंडीशन में बिजली खपत अफ्रीका की कुल बिजली खपत के बराबर होगी। अगले 3 दशक के दौरान दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र के मुकाबले भारत में एनर्जी मांग सबसे ज़्यादा होगी। कार सर्विस की सेवा देने वाली टेक कंपनी गो मैकेनिक के फाउंडर अमित भसीन के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में यह केस दर्ज किया गया है। कंपनी के 3 वेंचर कैपिटलिस्ट निवेशकों ने फाउंडर और कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और खातों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जिन वेंचर कैपिटल निवेशकों ने यह आरोप लगाया, उन्होंने 2017 से 21 के दौरान कंपनी में 211 करोड़ रुपए का निवेश किया था। गो मैकेनिक की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी। NHAI के पास सड़क बेचने के लिए बोलियां आई हैं। सड़कों को टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के तहत बेचने के लिए ये बोलियां आई हैं। क्यूब हाईवे एंड ओरिएंटल स्ट्रक्चर, KKR हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और IRB इंफ्रा की तरफ से बोलियां आई हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी?
दो महत्वपूर्ण हाईवे बंडल बिकने के करीब हैं। इनकी किसमें बिक्री होती है, कितने में, ये सब इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इसमें 11 एक्सप्रेस हाईवेज का एक बंडल इलाहाबाद बाईपास का है जो 87 किलोमीटर का है, और एक 12 हाईवेज का एक स्ट्रेच है ललितपुर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के बीच का इसे बंडल 11 और बंडल 12 कहा गया है। 87 किलोमीटर और 316 किलोमीटर के स्ट्रेच हैं। ये हाल फिलहाल के महीनों में सबसे महत्वपूर्ण बिक्री होने वाली है। क्या निजी कंपनियां वापस भारत के रोड सेक्टर में निवेश करेंगी और बनी हुई सड़कें खरीदेंगी? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि भारत में बनी हुई रोड्स कैसे बिकती हैं और एनएचएआई को इससे कितने संसाधन मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो